नमस्कार। आज के वीडियो में हम रीतिकाल के प्रश्नों को देखेंगे और ये वो प्रश्न हैं जो हिंदी की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो की यह क्वालिटी है, यह आपकी खासियत है कि इसी वीडियो में आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। प्रश्न हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या है। एक प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन की विस्तृत व्याख्या दी है। तो प्रश्न रिपीट हुए हैं और कवि और उनकी रचनाएं रिपीट हुई हैं। तो उनको रखने का मेरा यह उद्देश्य है कि आपको अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में सारा आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा कि एक ही कवि और लेखक 2 बार आ गए हैं तो हम उसे स्किप कर दें। नहीं, आपको और फ़ायदा होगा कि वो जितनी बार आएंगे तो आप ये जब वीडियो इसको देखेंगी या देखेंगे तो आपको वह सारा याद हो जाएगा। तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपको नोट्स भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं। जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसी उसी की आपको नोट्स बनानी है। तो आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को हम देखेंगे। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास, देव। और यह कई परीक्षाओं में पूछी गई काव्य पंक्तियाँ हैं। यूपीएससी जीडीसी 2021 में आई है। यूके पीएससी लेक्चरार 2020, आरपीएससी असिस्टेंट। आप अब इसको गिनाना नहीं है, आप देख सकते हैं कि यह काव्य पंक्तियाँ कितनी बार आई हुई हैं। तो इसको आप इसमें बताना है कि यह किसका कथन है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। किसकी है? चिंतामणि की, पद्माकर की, केशवदास की, देव की। 4 ऑप्शन है और चारों में से आपको सही निशान लगाना है। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ यह प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यह देव की काव्य पंक्तियाँ हैं। अब इस प्रश्न का यहाँ पर की व्याख्या दी गई है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कवि देव हैं। देव रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि हैं। एक प्रश्न से आपको कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि देव रीतिकाल के किस शाखा के कवि हैं? रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जितनी बार जो कवि आए हैं उतनी बार आपको उनकी रचनाएं देखने को मिलेंगी। तो अगर जो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको इसी वीडियो में सारा याद हो जाएगा क्योंकि कई बार वही रचनाएं आएंगी। तो देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, रस विलास आदि। इतनी सारी यह है देव की रचनाएं हैं। तो आप एक एक दो दो बार जब पढ़ लेंगे तो आपको अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये हमारा यही वीडियो आप देखते रहेंगे जितना मैं डालूँगी वीडियो, तो आपकी तैयारी और किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं और यह सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होता है यह आप अगर जो एग्ज़ाम दिए होंगे तो अच्छे तरीके से पता होगा। आगे प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? केशवदास, बिहारीलाल, चिंतामणि, मतीराम। और मैं ये प्रश्न
किस एग्ज़ाम में आए हैं आप खुद देख सकते हैं। अगर जो प्रश्न किस एग्ज़ाम में आए हैं उसको पढ़ूंगी तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा। इसीलिए आप खुद देख लेना कि कौन सा प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है और कितने एग्ज़ाम में आया है, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में उसकी संभावना कितनी बढ़ जाती है। शुक्ल जी ने रीतिकाल का आरंभ किससे माना है? केशवदास से, बिहारी लाल से, चिंतामणि त्रिपाठी से, मतीराम से। 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांतः रसवादी आचार्य थे। तो चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में आपको एक कथन और पता चल जाता है कि वह कैसे थे, रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे, भूषण, मतीराम, जटाशंकर त्रिपाठी और चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जटाशंकर त्रिपाठी, ये 4 भाई थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। यह रचनाएं इतनी बार इस वीडियो में आएंगी कि आपको कई बार सुनते सुनते यह याद हो जाएगा। अगर जो एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो लगेगा उसको इम्पोर्टेंट नोट्स बना लेंगे, और जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो वीडियो चालू करके छोड़ दो, उसके बाद आप उसे ध्यान से सुनते रहो। जैसे जो हाउस वाइफ हैं वो चाहें तो जैसे खाना बनाएं या काम करें तो वीडियो चालू करके सुनते जाएं, सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं। जब 2-3 बार रिपीट हो जाएंगी चीज़ें तो अलग से आपको उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, याद हो जाएंगी। आपका एक साथ 2-2 काम हो जाएगा। एक तो आपका काम भी हो जाएगा और दूसरे आपके रीतकाल से संबंधित सारे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। यह है रहा चिंतामणि त्रिपाठी से संबंधित कथन। आगे है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? इसमें पूछ रहा है कि किस कवि के आश्रयदाता छत्रसाल और शिवाजी थे? देव, कबीर, मतीराम, भूषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण। प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि कौन सा कवि किस धारा का है। तो भूषण किस धारा के थे? रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवजी छत्रसाल बुंदेला के राजाश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। दोनों राजाओं के यहाँ इनका भूषण का बहुत ही मान सम्मान था और इसीलिए वह इनके सामने समस्या होती है कि हम किसका बखान करें, शिवाजी को अच्छा माने कि छत्रसाल को। अब आगे है, आचार्य शुक्ल ने भूषण के संबंध में लिखा है। यहाँ शुक्ल जी का कथन है भूषण के बारे में कि वे क्या लिखते हैं। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। यह प्रश्न भी अलग से पूछा हुआ है कि शुक्ल जी ने किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, या हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता है। तो शुक्ल जी ने भूषण को कहा है और भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। आपको पता ही होगा कि पेपर में रचनाएं कितनी पूछी जाती हैं, तो सारे जितने भी कवि हैं महत्वपूर्ण हैं और नहीं महत्वपूर्ण है वो भी। जो महत्वपूर्ण है उनका तो और जरूरी हो जाता है रचनाएं याद करना, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी कवि हैं सारी की रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। याद हो नहीं सकती, लेकिन 2-4 बार अगर जो हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो वो हमें याद हो जाती हैं, और अगर जो पेपर में वो आते हैं तो पता चल जाता है। आगे प्रश्न है, शनि कज्जल
चस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु। क्यों न नृपति भय भोगवे लय सुदेश सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वैद्य का ज्ञान, देशाटन, राजनीति, ज्योतिष का ज्ञान। इस दोहे से यह पूछा जा रहा था कि इससे कवि क्या कहना चाहते हैं, कौन सा पक्ष प्रकट कर रहे हैं। सन कज्जल चस छस लगन उपजेव सुदिन स्नेहु। क्यों न नृपति वह भोगवे लहु सुदेश सब देह। अब आपको यह ध्यान देना है कि रचना भी याद करनी है, काव्य पंक्तियाँ भी याद करनी है और उसका अर्थ भी याद करना है और यह भी पता करना है कि उससे क्या अर्थ प्रकट होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस दोहे के माध्यम से बिहारी क्या कहना चाहते हैं, उनको किस चीज़ का ज्ञान था अच्छे तरीके से। वैद्य का ज्ञान, देशाटन, राजनीति, ज्योतिष का ज्ञान। और ये देख सकते हैं किस परीक्षा में आया हुआ है। अब यहाँ पर यह दोहा दिया गया है सनी कज्जल। इसका अर्थ देखते हैं। सखी से नायिका कहती है कि काजल शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त से वे जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, यह सजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी मंदा। उपर्युक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष के ज्ञान की, इसमें ज्योतिष के ज्ञान का पता चलता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योतिष का ज्ञान। डी करेक्ट आंसर, ज्योतिष का ज्ञान। आगे प्रश्न है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव है। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। किसने कहा है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव है? 4 ऑप्शन हैं, चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। बी, रामचंद्र शुक्ल। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ स्थापना से संभव हुआ है, यह शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी, अब यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शुक्ल जी बिहारी को रसवाद मानते हैं। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है। अब यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पता चल जाता है कि शुक्ल जी ने बिहारी को कैसा कवि माना है? रसवादी। उसके बाद शुक्ल जी का क्या कथन है बिहारी के संबंध में? शुक्ल जी बिहारी के बारे में कहते हैं, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, माने भावनाएं उनमें अच्छी नहीं मिलती हैं। श्रृंगार रस, वियोग रस तो वो अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। कविता उनकी श्रृंगारी है, प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। कविता तो श्रृंगारी करते हैं श्रृंगार रस में, लेकिन जो प्रेम की उच्च भूमि है, जो प्रेम का एक आदर्श रहता है, वहाँ तक उनकी कविता नहीं पहुँचने पाती है और वह कविता नीचे ही रह जाती है। आगे प्रश्न है, रसवंत कवितन को रस ज्यां अखरान के ऊपर हुए छलकै। उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास,
मतिराम कुलपति मिश्र चिंतामणि। ये काव्य पंक्तियाँ किसके द्वारा हैं? रसवंत कवि कवितन को रसज्ञा अखरान के ऊपर हुए छलकें। केशवदास, मतिराम कुलपति मिश्र चिंतामणि। और ये UPPSC GDC में 21 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं चिंतामणि। विरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम। विरह वारिस किसकी कृति है? सही उत्तर हो जाएगा विरह वारिस रीति काव्य धारा के रीति मुक्त कवि बोधा की कृति है। अब यहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि बोधा किस धारा के कवि थे? रीति मुक्त धारा के कवि थे और विरह वारिस उनकी रचना है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृति इश्कनामा है। निम्नलिखित रीति मुक्त धारा के कवि एवं उनकी रचनाएं। यहाँ पर अन्य कवि और उनकी रचनाएं दिया गया है। ठाकुर की रचनाएं ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक। द्विजदेव की है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी। आलम की रचना है आलम केल सुदामा चरित। सुदामा चरित नाम से बहुत से कवियों ने रचनाएं लिखी। नंददास ने लिखी है, आलम ने लिखी है और नरोत्तम दास ने लिखी है और भी कवियों ने लिखी है सुदामा चरित। अब प्रश्न है रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंधात्मक नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सी रचना प्रबंधात्मक नहीं है। रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। इनमें से कौन सी रचना प्रबंधात्मक नहीं है? तो उत्तर है सी, रसिक प्रिया। केशवदास की रसिक प्रिया प्रबंधात्मक नहीं है। रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और रामचंद्रिका, यह इनकी रचना कैसी है? प्रबंधात्मक है। लेकिन रसिक प्रिया प्रबंधात्मक रचना नहीं है। बल्कि अब इसमें यह बता रहा है कि इनकी रसिक प्रिया किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पर प्रश्नों के एक प्रश्न से 10-15 प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि पूरा आपको इसी में याद हो जाएगा। एक एक कवि कई बार आए हैं, उनकी रचनाएं कई बार आई हैं, तो रचनाएं तो वैसे ही सुनते सुनते आपको याद हो जाएंगी। तो रसिक प्रिया कैसी है? प्रबंधात्मक काव्य नहीं है, बल्कि यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रसिक प्रिया में रस का वर्णन, रस रीति ग्रंथ है और इसमें किसका वर्णन किया गया है? श्रृंगार रस में। शेष तीनों कृतियां इनकी प्रबंधात्मक है। रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, ये सब प्रबंध काव्य है। अब आगे है कि केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा कवि, जैसे शुक्ल जी के बारे में पूछा है कि शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त ने केशवदास को रीति काव्य आचार्य माना है। आगे है डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। केशवदास बहुत ही विवादास्पद कवि रहे हैं रीतिकाल के, तो इनके बारे में प्रश्न जरूर पूछता है क्योंकि
जिसका शुक्ल जी ने विरोध किया है, उस कवि के बारे में प्रश्न बहुत बनते हैं। कबीर के बारे में बनते हैं, उन्होंने कबीर को उतना महत्व नहीं दिया। उनकी भाषा पर तो कितने प्रश्न बनते हैं। और उन्होंने शुक्ल जी ने केशव दास को भी महत्व उनको महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिक मात्रा में। सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने तुलसीदास को दिया है। तो केशव दास के बारे में और कथन है कि आचार्य शुक्ल ने केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस प्रश्न में तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ लेगा कि केशव दास को शुक्ल जी ने किस रचना के आधार पर केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शुक्ल जी ने रामचंद्रिका के आधार पर केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। मैंने कहा था कि एक कवि की रचनाएं कई बार आएंगी, तो आप सुनते जाइए कि ताकि आपको इसी वीडियो में सारा याद हो जाए। अब यहाँ केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नक्शिक, छंदमाल आदि। मेरा यही उद्देश्य था इस वीडियो में जितने बार भी कवि आए हैं उतनी बार मैंने उनकी रचनाएं रखी हैं, ताकि एक ही कवि का कई बार आप रचना सुने तो आपको याद हो जाए, केवल वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब 10 बार चीज़ें सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नक्शिक, छंदमाल, ये सब किसकी रचना है? केशव दास की। अब आगे प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सु कबीन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? नाभादास, गंग, रहीमदास, भिखारीदास। तुलसी गंग दुओ भय सु कबीन के सरदार, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भिखारीदास। यह भिखारीदास का कथन है। अब आगे भिखारीदास के प्रश्न देख लेते हैं। भिखारीदास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से गंग, अकबर के दरबारी कवि और तुलसीदास की प्रशंसा की है। भिखारीदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं। शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित नहीं है? विज्ञान गीता, बरवे नायिका भेद, कविकुल, कल्पतरु, रसराज। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है। अब यहाँ फिर देखिए केशव दास के बारे में फिर वही सारे कथन आ गए हैं, तो 2-4 बार सुनिए ताकि याद हो जाए। केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र था। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाल। मेरा उद्देश्य बस ये यही था कि आपका टाइम खराब जाए। आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मैंने कई बार एक ही कवि की रचनाएं दे दी हैं तो अब मैं बकवास कर रही हूँ या आपका नुकसान करना चाहती हूँ। बस मेरा उद्देश्य यह था कि चीज़ें कई बार जब सुनेंगे एक ही वीडियो में तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार वीडियो देख लेंगे तो फिर अलग से रटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर जो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कंपटीशन कितना टफ है और चीज़ें रटनी पड़ती हैं। तो यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी अलग से,
और इसकी जगह और दूसरी चीज़ें रट लेंगे। इसमें बस आप वीडियो देखते जाइए। एक कवि की कई बार रचनाएं आएंगी ताकि सुनते सुनते वो आपको याद हो जाए। बस मेरा यही उद्देश्य था। नहीं तो और आप कमेंट करके बताना हमें कि यह वीडियो में आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। मैंने इसमें कवियों की रचनाएं कई बार दी हैं, कवियों के बारे में कई बार इसमें लिखा है। तो क्या आपको यह कैसा ख़राब लग रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आगे का वीडियो जब मैं बनाऊं तो उसमें सुधार कर सकूं। अब है बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा काव्य कृतियों के रचनाकार रहीमदास हैं। कवि कुल कल्पतरु काव्य कृति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। काव्यालंकार के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामह हैं। भामह अलंकार के अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अति सुधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद, बिहारी लाल। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? अति सुधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार घनानंद हैं। घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। घनानंद 1689 से 1743 ईस्वी तक इनका समय है। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। घनानंद ने सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, रसिक वल्ली, यमुना यश इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं घनानंद की सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, रस केली वल्ली, यमुना यश जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की है। अब आगे है आचार्य शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। घनानंद के बारे में लिखते हैं कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। बिहारी सतसई किस छंद में है? दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। यह ध्यान में रखना कि बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा तो है, लेकिन कैसी है? परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा, ठेठ ब्रज भाषा नहीं है। मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को प्रथम ग्रंथ माना है। तो अगर जो दोनों में से कोई भी ग्रंथ दे इनका, फूल मंजरी और रसराज, तो दोनों का सही उत्तर होगा। लेकिन अगर जो प्रश्न पूछे कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार मतीराम की पहली काव्य कृति कौन सी है या पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो रसराज है।
आगे की पंक्तियां हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणे सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। उपर्युक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतिराम। सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। यह केशवदास की काव्य पंक्तियां हैं। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए? ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल, बोधा। सही उत्तर हो जाएगा बी, द्विजदेव। शुक्ल जी ने यह कथन द्विजदेव के बारे में लिखा है कि ब्रजभाषा श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। अब हम इनके बारे में कुछ कथन देखेंगे। शुक्ल के अनुसार ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ता है। द्विजदेव, इनका उपनाम क्या था? मान सिंह। यह अयोध्या के महाराज थे, राजा थे। द्विजदेव इनका नाम था मान सिंह और यह अयोध्या के राजा थे। इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में स्थान दिया जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके बारे में। इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं सारे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक प्रश्न से आपको कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे और मेरा अनुमान है कि आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका ज्ञान बढ़ेगा ही। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि खाली आपको वीडियो कैसी लगे। प्रश्न ही चाहिए कि खाली ये सब चीज़ें चाहिए। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी पर महाराज प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी है। द्विजदेव की रचना श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी पर महाराज प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी है। आगे है रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। इसमें से क्या है? श्रृंगारिक, प्रशस्तिपरक, मूलक, कारुणिक। इसमें पूछ रहा है कि रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। सही उत्तर हो जाएगा सी। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्ति परक है। कैसा है? प्रशस्ति परक। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न पूछ लेगा कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। और इनका वास्तविक नाम किसी को नहीं पता है। सब लोग अनुमान से नाम बताते, कोई घनश्याम बताता है तो कोई कुछ नाम बताता है, लेकिन इनका वास्तविक नाम किसी को नहीं पता है। यह अपने उपनाम भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध रहे हैं। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है?
इसमें रीति ग्रंथ किसे कहते हैं उसकी परिभाषा इसमें आलोचक ने दी है कि रीति ग्रंथ किसे कहते हैं। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। रीति शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? लक्षण ग्रंथों के लिए। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। काव्य के अंग मतलब रस, छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, इस ध्वनि, ये सब काव्य के अंग हैं। तो इन सब काव्यों के अंगों पर जो रचनाएं लिखी जाती हैं उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उनका लक्षण, उदाहरण, ये सब लिखा जाता है। तो यह जो कथन है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आया हो वह सारा इम्पोर्टेंट होता है सारे परीक्षा के लिए, क्योंकि हर परीक्षा में हर तरह के प्रश्न आते हैं। जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आएगा वह टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएस, डीडीएसपी, जीआईसी प्रवक्ता उसमें भी आएगा और आया हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। बस यही है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर में परीक्षा में आया है तो अगर जो टीजीटी पीजीटी में आएगा तो उसे हार्ड क्वेश्चन के अंतर्गत रखा जाएगा। यह असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आया था। तो यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। रीति ग्रंथ की यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है और कितने एग्जाम में आया हुआ है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? डी सही उत्तर हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कवि और उनका काव्य ग्रंथ है, कौन सा संगत नहीं है, कौन सा किसका नहीं है। काव्य विवेक चिंतामणि, शिवा बावनी भूषण, वृत्त कौमुदी मतिराम, प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति। कौन सा संगत कथन नहीं है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति की नहीं अपितु कवि पद्माकर की रचना है। सेनापति की प्रमुख रचना है कवित्त रत्नाकर। लिखने में मिस प्रिंट हो गया है तो थोड़ा आप अपने तरफ से उसे सुधार लेना। यहाँ पर रहेगा कवित्त रत्नाकर रहेगा। सेनापति की प्रमुख रचना है कवित्त रत्नाकर और प्रताप सिंह बिरुदावली किसकी रचना है? पद्माकर की। केशवदास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? केशवदास के कृतित्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए रामचंद्रिका, रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। कथन पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। बी इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। बी चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल लक्षण ग्रंथ हैं। तो केशवदास की रचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ए। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल
विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब उन्होंने रामचंद्रिका में रचना लिखनी शुरू की थी तो कहीं कहीं उन्होंने जहाँ चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ उसका विस्तार कर दिया है, जहाँ जो घटना अनुकूल यह नहीं है। इस पर आरोप लगाते हैं शुक्ल जी कि रामचंद्रिका जो रचना है वह घटना के अनुकूल नहीं है। जहाँ जो घटना चाहिए वहाँ बढ़ा चढ़ा के कहीं वर्णन कर दिए, कहीं विस्तार में चाहिए तो घटा दिए हैं। तो यह रामचंद्रिका के बारे में गलत कथन है और केशवदास के बारे में भी गलत कथन है। यह कथन केशवदास के कृतित्व विषयक सही नहीं है। केशवदास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 ईस्वी है और इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है, किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ ही है। माने यह भक्ति प्रधान नहीं है, काव्य ग्रंथ है। इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। रामचंद्रिका के बारे में यह है कि यह भगवान राम की कथा वर्णित है इसमें, किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ है और इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती, लेकिन उत्तरार्ध की में कवि की निजी उद्भावना है। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार से संबंधित है। आगे प्रश्न है, सही विकल्प में सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं। 4 विकल्प हैं, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं? श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्ति विचार। इसमें चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं? बी काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विकास। सी रस रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि। डी काव्य निर्णय, रस सारांश, यहाँ छंदोड़ पिंगल। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोड़ पिंगल। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ, मेरे कहने का यह मतलब है कि आप हमें बताएं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो यह वीडियो है इसमें प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या आपको अच्छी लगी या नहीं। आप जब कमेंट करके हमें बताएंगे तब मैं उसी अनुसार अगला वीडियो बनाऊंगी। अगर जो प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या चाहिए तो मैं ऐसे ही प्रश्न बनाऊंगी। अगर जो आपको लगे कि नहीं हमें क्यों प्रश्न चाहिए तो वैसी ही वीडियो लाऊंगी, इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारीदास का जन्म टेंडगा प्रतापगढ़ में हुआ। इनका रचना काल 1725 से 1760 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसमें रचना काल माना जा रहा है, जन्म नहीं। भिखारीदास की प्रमुख रचनाएं हैं शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा शतरंज शतिका। आगे प्रश्न है, मतिराम के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। सी रसराज नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध है। डी
ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि मतिराम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है चारों ऑप्शन में से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। मतिराम से संबंधित उक्त कथन सही नहीं है। सी आपका गलत आंसर हो जाएगा। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध, ये गलत क्यों है? क्योंकि रसराज एक काव्य ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है। इसमें नायक नायिका नहीं बल्कि इसमें काव्य के ग्रंथ दिए, काव्य के अंगों पर चर्चा की गई रसराज में। मतिराम का जन्म सन 1617 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का मुख्य आधार है। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? इनकी कविता वीर रस प्रधान है। बी शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। सी रुद्र सोलंकी और या इन्हें सोलंकी भी कहते, इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बी गलत है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। उपर्युक्त कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित नहीं है। भूषण कृत शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण है, तो यह प्रबंध काव्य नहीं है, अलंकार निरूपण है। इनमें 99 अर्थालंकार है, क्योंकि इसमें 105 अलंकार हैं, या नीचे दिया है। तो 99 अर्थालंकार हैं, 4 शब्दालंकार हैं और शेष 2 चित्र और संकर नामक अलंकार हैं। डॉक्टर नगेंद्र स्रोत से कुल 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो शिवराज भूषण प्रबंध काव्य क्यों नहीं है? कि यह एक काव्य रीति काव्य ग्रंथ है। इसमें अलंकारों के बारे में, यह एक अलंकार प्रधान ग्रंथ है शिवराज भूषण। इसमें अलंकारों पर चर्चा की गई है। यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है जिसमें शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी से संबद्ध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। तो इसमें शिवाजी के प्रसंगों का शिवराज भूषण में शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास और शिवाजी से संबद्ध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। 105 अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। शिवराज भूषण में शिवाजी का वर्णन किया गया और छत्रसाल दशक में महाकवि भूषण द्वारा रचित यह कैसा है? प्रशस्ति काव्य है। छत्रसाल दशक कैसा काव्य है? प्रशस्ति परक काव्य है, जिसमें 10 कवित्वों में बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। आगे प्रश्न है, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक
विश्वकोश समझना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा ए सही उत्तर। देवकृत सुख सागर को नायिका भेद को का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को एक नायिका भेद का विश्वकोश माना है। कवि देव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि देव का अंतिम लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो सुख सागर तरंग देव का अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है, जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। सुख सागर तरंग कैसा है? अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है और यह देव का अंतिम लक्षण ग्रंथ है। सुख सागर तरंग का संपादन सन 1897 ईस्वी में मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सुख सागर तरंग का संपादन किसने किया था? मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। यह किसका कथन है? देव के बारे में शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी देव के बारे में क्या कहते हैं कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। अगर जो प्रिंट करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है तो आप अपनी तरफ से सुधार करना, जैसे अक्षर इधर के उधर लिखा गए हैं तो। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? किस रचना के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसका एक एक दोहा एक एक रत्न के बारे में माना जाता है? मतिराम सतसई, मतिराम सतसई, वृंद सतसई, दोहावली तुलसीदास की और बिहारी सतसई किस रचना के बारे में शुक्ल जी का कथन है? चारों रचना में से सही उत्तर हो जाएगा डी, बिहारी सतसई के बारे में यह शुक्ल जी का कथन है। डी, बिहारी सतसई के बारे में शुक्ल जी का कथन है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के विषय में है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में के लगभग ग्वालियर में हुआ था। आचार्य शुक्ल ने, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पता चल जाता है कि आचार्य शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को क्या माना है? ध्वनिवादी कवि। इनकी आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह थे। बिहारी सतसई में 713 दोहों की मुक्तक रचना है, जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब बिहारी सतसई का आधार ग्रंथ क्या है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है और आया हुआ प्रश्न है कि बिहारी सतसई का आधार ग्रंथ क्या है? तो गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती एवं अमरुक शतक, यह तीनों रचनाएं बिहारी सतसई का जो है आधार ग्रंथ हैं। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती एवं अमरुक शतक।
जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार किस आलोचक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने। पदम सिंह शर्मा के अनुसार बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनकी एक एक रचना में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? घनानंद, ठाकुर, रसखान, आलम। यह है यहाँ पर सारे रीतिकाल के कवि हैं और दो तो रीति मुक्त हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन आपको हो जाएंगे, लेकिन होना नहीं है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में पाया जाता है। यह शुक्ल जी का कथन घनानंद के बारे में नहीं है, बल्कि आलम के बारे में है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनकी एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी का यह कथन आलम के संदर्भ में है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा हुआ है। रीतिकालीन कवि आलम प्रेमोन्मत्त कवि थे। अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने सुनने वाले लीन हो जाते हैं। आलम की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें से आलम की प्रमुख रचनाएं कौन है? माधवानल कामकंदला एक कैसा है? प्रेमाख्यानक काव्य है। अब देखो आलम ने भी लिखा है सुदामा चरित, राम स्नेही, आलम केली। यह आलम की रचनाएं हैं। माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही। यहाँ पर घनानंद की भी रचनाएं दी हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, कोकसार, कृपाकंद, यमुना यश, ये सब घनानंद की रचनाएं हैं। ठाकुर की रचनाएं हैं ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक। रसखान की रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। यह रसखान की रचनाएं हैं। जितने लोग यह वीडियो देखेंगे मेरी उनसे यही इच्छा है कि वह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एक एक कवि की रचनाएं मैंने कई बार इसमें रखी है, तो वह आपको कैसा लगा। अगर जो आपको लगता है कि कई बार रिपीट हो गई हैं चीज़ें, वह आपके लिए सही नहीं है, तो आप बताएंगे तो मैं आगे से वह यह नहीं रखूँगी। नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? यह घनानंद की प्रशस्ति किसने की है? नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजनाथ मिश्र बंधु। तो सही उत्तर हो जाएगा यह ब्रजनाथ द्वारा कही गई हैं। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की उपयुक्त काव्य प्रशस्ति ब्रजनाथ द्वारा कही गई है। घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739 ईस्वी के बीच
स्वीकार किया जाता है। घनानंद की कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद कवित्त के नाम से संग्रहित किया है। यही ब्रजनाथ ने यह प्रशस्ति घनानंद के बारे में कही है कि घनानंद कवित्त के नाम से संग्रहित किए थे ब्रजनाथ। एक बार फिर से देख लेते हैं। सही उत्तर है ब्रजनाथ। अगर जो कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दूं। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। यह किसने प्रशस्तिवाद घनानंद के बारे में कहा है? ब्रजनाथ ने। और ब्रजनाथ ने ही घनानंद के कवित्तों का संग्रह किया था। उपर्युक्त पंक्तियों में उन विशेषताओं की चर्चा की गई है जो घनानंद की रीति मुक्त कविताओं के गर्भ या गूढ़ अर्थ को समझने के लिए किसी व्यक्ति में होना अनिवार्य है। वह जो प्रशस्ति है उस प्रशस्ति में ब्रजनाथ जी ने क्या वर्णित किया है कि उस विशेषता की चर्चा की गई है कि रीति मुक्त घनानंद की कविताओं के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए व्यक्ति में होना अनिवार्य है। उसकी चर्चा की गई है। इनका सा सैष्ठव, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। शुक्ल जी का यह मत किस कवि के बारे में है? रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। बिहारी, मतिराम, भूषण देव। यह किसका कथन है? शुक्ल जी का। तो सही उत्तर हो जाएगा देव। डी करेक्ट आंसर। देव के बारे में यह शुक्ल जी का कथन है कि इनका सा अर्थ सष्टा और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का यह मत देव के बारे में है। कविता उनकी श्रृंगारी है। किसकी? यहाँ पर शुक्ल जी का बिहारी के संदर्भ में यह कथन है। किसी कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती है, नीचे ही रह जाती है। यह शुक्ल जी का कथन है बिहारी के संदर्भ में। आगे है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। तो यह शुक्ल जी का कथन किसके बारे में है? मतिराम के बारे में है कि पद्माकर को छोड़कर मतिराम जैसा किसी की चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। भूषण के बारे में कहते हैं कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जब एक ही काव्य पंक्तियां कई बार आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कवित्त रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। कवित्त रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो सेनापति की काव्य कौशल के बारे में कौन सा विवरण सही नहीं है? बी गलत है। कवित्त रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। यह विवरण सही नहीं है। अब यहाँ कवित्त रत्नाकर के बारे में आपको जितने उसके बारे में व्याख्या है वह देखो। रीतिकालीन कवि सेनापति
की प्रसिद्ध कृति कवित्त रत्नाकर है। रत्नाकर नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है। कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। इसके पहले तरंग के छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कवित्त रत्नाकर के यह किस सबसे पहले ये पता चल जाता है। रचना पूछी जाती है कि रचना किस में विभाजित है, कौन सी रचना सर्ग में है, खंड में है, अध्याय में है, प्रकरण में है, उच्छ्वास में है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा उच्छ्वास में है। वैसे ही सेनापति का कवित्त रत्नाकर किस में विभाजित है, तरंगों में विभाजित है। और इसके तरंग के छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। तो जितने भी कवि हैं, अगर जो आप रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए अच्छा है। अगर जो सेनापति के बारे में आए तो आप क्यों उनकी ये काव्य कृतियों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रसिद्ध कृति रत्नाकर है। यह 5 तरंगों में विभाजित है। इसके पहले तरंग में कुल 96 कवित्त हैं, जिसमें श्लेष वर्णन है। दूसरे तरंग में कुल 74 कवित्त हैं, जिसमें श्रृंगार वर्णन है। पहले में अलंकार है, पहले तरंग में अलंकार है, दूसरे तरंग में रस है। यह भी ध्यान रखना है कि 5 तरंगों में विभाजित है। और पहले के कुल 96 कवित्त में, और यह क्या है, कवित्त नाम में ही दिया है, और यह 96 कवित्त में श्लेष वर्णन है। दूसरे तरंग में कुल 74 कवित्त हैं, जिसमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरे तरंग में कुल 62 छंद हैं, जिसमें ऋतु वर्णन है। और चौथे तरंग में 76 छंद हैं, जिसमें राम कथा का चित्रण। कुछ चुने हुए ओज गुण की प्रधानता वाले तरंगों, यह कुछ ओज गुण की प्रधानता वाले तरंग हैं। राम कथा का चित्रण है। 5वें तरंग में 86 छंद है, जिसमें राम रसायन का वर्णन किया गया है। अगर जो आप ऊंचे लेवल की हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह सब आपको पता होना चाहिए। यह प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, और यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कवियों की कहाँ से किस कवि के बारे में प्रश्न पूछ लेंगे परीक्षक, आपको पता नहीं चलेगा। तो जितने भी आपको जानकारी मिल जाए वह सारे इम्पोर्टेंट है और सारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कवित्त रत्नाकर तरंगों में विभाजित है। 5 तरंग हैं और 5 तरंगों का यहाँ पर मैंने विस्तृत वर्णन कर दिया है। आप देख सकते हैं, पहले तरंग में श्लेष वर्णन, दूसरे तरंग में श्रृंगार वर्णन, तीसरे तरंग में ऋतु वर्णन, चौथे तरंग में राम कथा का चित्रण है, 5वें तरंग में राम रसायन का वर्णन है। और 5वें पहले तरंग के छंद संख्या 5 में ही उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख है। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार हैं भिखारी दास, केशवदास, द्विजदेव, पद्माकर। सही उत्तर हो जाएगा, यह भिखारी दास की काव्य पंक्तियां हैं। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका सुमिरन को बहानो है। यह भिखारी दास की काव्य पंक्तियां हैं। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। रचना काल 1725 से 1760 ईस्वी तक माना जाता है। यह इनका रचना काल है, जन्म नहीं। भिखारी दास की प्रमुख कृतियां हैं रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश, शतरंज शतिका आदि। उक्त काव्यांश भिखारी दास जी के कविता कर्म के संदर्भ में कहा गया है कि अगर जो आगे कवि रीझते हैं तो कविता है, अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का बहाना ही है। निम्नलिखित प्रबंधात्मक रचना है शिवा बावनी, भवानी विलास, हिम्मत,
बहादुर, बिरदावली, जगत विनोद। इनमें से कौन प्रबंधात्मक रचना है? शिवा बावनी है कि भवानी विलास है कि हिम्मत बहादुर बिरदावली है कि जगत विनोद है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर बिरदावली रीतिकालीन प्रबंधात्मक रचना है जिसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। अन्य विकल्पों में देवकृत भवानी विलास, भूषण कृत शिवा बावनी एवं पद्माकर कृत जगत विनोद रीतिकालीन मुक्तक काव्य की श्रेणी की रचनाएं हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं भिखारी दास, पद्माकर, ग्वाल, केशव दास। सही उत्तर हो जाएगा डी, केशव दास। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशव दास। अब यहाँ पर केशव दास के बारे में देखते हैं। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। ये ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मित्र और गुरु थे। इनका निधन 1617 ईस्वी में हुआ। केशव दास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। आचार्य शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण कुल 1717 छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, रतन बावनी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कविकुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, कविकुल कल्पतरु, ललित ललाम। इनमें से इस कौन सा ग्रंथ केवल अलंकार निरूपक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सी, कविकुल कल्पतरु मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। चिंतामणि कृत कविकुल कल्पतरु मात्र अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसमें कुल 1133 पद्य हैं जो 8 प्रकरणों में विभाजित हैं। इस ग्रंथ का समय 1707 माना जाता है। तो कविकुल कल्पतरु किस में विभाजित है? प्रकरण में। और इनमें कितने प्रकरण हैं? 8 प्रकरण हैं। इसका समय क्या है? 1707 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका रचना काल है। अब इसमें सारे प्रकरण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 प्रकरण कुछ प्रकरण है उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रथम प्रकरण में काव्य भेद, काव्य लक्षण से संबंधित। द्वितीय एवं तृतीय प्रकरण शब्द अर्थ सहित अलंकार निरूपण। चतुर्थ प्रकरण काव्य दोष विवेचन से संबंधित। प्रकरण 5 इसके 3 भाग हैं जिसमें शब्द अर्थ निरूपण, ध्वनि भेद, उपभेद, विवेचन। तो ये रहा 8 प्रकरण उनका। और प्रत्येक प्रकरण में क्या वर्णित है यह है। पहले प्रकरण में काव्य भेद लक्षण, काव्य लक्षण से संबंधित। द्वितीय एवं तृतीय प्रकरण में शब्द अर्थ अलंकार निरूपण। चतुर्थ प्रकरण में काव्य दोष विवेचन से संबंधित है। प्रकरण 5 इसके 3 भाग हैं जिसमें शब्द अर्थ निरूपण, ध्वनि भेद, उपभेद, विवेचन।
रीतिकालीन कवि दुलहकृत कविकुल कंठाभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं। कविकुल कंठाभरण क्या है? अलंकार निरूपक है और लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं। पर कवित्व और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों प्राप्त होते हैं। शिवराजभूषण संवत 1730 ईस्वी में रचित कवि भूषण द्वारा रचित अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 385 छंद हैं, जिसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा तथा कवित्व एवं सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं। शिवराजभूषण कैसा है? अलंकार निरूपक ग्रंथ है, जिसमें 385 छंद हैं। दोहों में अलंकार की परिभाषा दी गई है और कवित्व और सवैया में उन अलंकारों के उदाहरण दिए गए हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसका समय निश्चित नहीं है, इसलिए सन 1661 से 64 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ का रचनाकाल माना जाता है। इस ग्रंथ में चंद्रालोक एवं कुवलयानंद नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत किए गए हैं। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? भाषाभूषण, वृत्ति विचार, काव्य रामायण, काव्य निर्णय। यहाँ काव्य रसायन होगा। बस ऐसे छोटी सी डंडी खींच देना, रसायन हो जाएगा। काव्य रसायन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्ति विचार नाम से दो रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए, जिनके नाम सुखदेव मिश्र हैं और दशरथ हैं। सुखदेव मिश्र और दशरथ। शेष विकल्पों में जसवंत कृत भाषाभूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। देवकृत काव्य रसायन नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है, जबकि भिखारीदास से कृत काव्य निर्णय काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। तो वृत्ति विचार कैसा है? छंद निरूपक ग्रंथ है और यह सारे कोई अलंकार निरूपक ग्रंथ है, कोई नायिका भेद ग्रंथ है और कोई काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। वृत्ति विचार छंद निरूपक ग्रंथ है। कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? कौन सी रचना रस नायक नायिका निरूपक भेद नहीं है? जगत विनोद, सुधा निधि, सुख सागर तरंग, पद्माभरण। माने कौन नायक नायिका का भेद निरूपक नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, पद्माभरण रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। पद्माभरण 1810 ईस्वी। रीतिकालीन कवि पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी का अलंकार निरूपक ग्रंथ है। पद्माभरण किसका है? पद्माकर का। शेष विकल्पों में कवि देवकृत सुख सागर तरंग, कवि तोष द्वारा 1734 ईस्वी में रचित सुधा निधि तथा कवि पद्माकर द्वारा 1803 ईस्वी में रचित जगत विनोद रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है और पद्माभरण नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं हैं। तोष, प्रताप शाही, सोमनाथ, भिखारीदास। इसमें सर्वांग माने काव्य के सभी अंग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। पूछ रहा है इसमें कौन सा आचार्य है जो केवल एक ही काव्य के अंग पर रचना लिखी है।
तोष सर्वांग काव्य विविध काव्यांग आचार्य नहीं है। रीतिकालीन कवि तोष ने सन 1774 ईस्वी में सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचना की, जो रस निरूपक ग्रंथ है। माने काव्य के सभी अंग नहीं, मात्र एक अंग पर को आधार बनाकर लिखा गया है, तो उसे सर्वांग नहीं मानेंगे। सुधा निधि रस निरूपक ग्रंथ है। कवि तोष श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्हें रीतिकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। तोष को किस प्रकार का कवि माना जाता है? रस निरूपक। शेष विकल्पों में सोमनाथ, भिखारीदास, प्रताप शाही, सर्वांग विवेचक आचार्य की श्रेणी में आते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि सोमनाथ, भिखारीदास और प्रताप सिंह ये सर्वांग विवेचक आचार्य की श्रेणी में आते, माने काव्य के सभी अंगों पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। लेकिन तो तोष ने केवल रस निरूपक ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ पर रीतिकालीन कवि हैं और एक तरफ उनका सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। सोमनाथ रस पीयूष निधि है, भिखारीदास काव्य निर्णय है, प्रताप शाही काव्य विलास और सुरती मिश्र काव्य सिद्धांत, ये कवि हैं और उनके सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं कि यह कौन सा ग्रंथ काव्य के सभी अंगों पर लिखा गया है। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। भी कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्तक हैं। इसमें पूछ रहा रीतिकाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान से पढ़ना है आप। इस काल में रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। रीतिकाल के विषय में इसमें कौन सा कथन असत्य है, आप बताइए। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं। यह गलत है रीतिकाल के बारे में, बल्कि संस्कृत लक्षण ग्रंथों के आधार पर ही रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं। रीतिकाल के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। रीतिकाल संवत 1700 से 19 ईस्वी तक का समय है। साहित्य का उत्तर मध्यकाल कहलाता है। रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है। समृद्धि का भी काल है और विलासिता का भी काल है। वैराग्यपूर्ण साधना का इस युग में आदर नहीं था, इस कारण यह भक्ति युग से भिन्न है। इसमें वैराग्यपूर्ण साधना इस युग में आदर नहीं है, इस युग में, इसीलिए भक्ति काल से भिन्न है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। तो इसमें सी गलत है कि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के अनुसार लिखा गया है, वही गलत है, बल्कि उसी के आधार पर लिखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है, परंतु इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि रीतिकाल के प्रत्येक लेखक ने संस्कृत लक्षण ग्रंथों का पूरा अध्ययन किया था
और यह भी नहीं कहा जा सकता कि रीति ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। तो यह इस उत्तर के प्रश्न की विस्तृत व्याख्या रही। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधुओं का यह कथन है। उपर्युक्त कथन मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल नामक नामकरण करने के लिए अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में स्पष्ट किया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आचार्य लोग स्वयं कवि ऊपर जो प्रश्न है उसी के बारे में दे रहा है। अब नीचे के प्रश्न देखेंगे। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है। डॉक्टर नगेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण रीतिकाल को मान्यता प्रदान करते हैं, जिसका समर्थन डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा भी करते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा भी शुक्ल जी के राम रीतिकाल का नाम का समर्थन करते हैं और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। मोतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का, इसमें डैश के रिक्त स्थान में रचना यहाँ देना है कि पद्माकर जी की कौन सी रचना भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर के किस रचना के संदर्भ में है कि मोतीराम के रसराज जैसा पद्माकर का भी वह कौन सा ग्रंथ है जो काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ प्रतीत होता है। पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, गंगा लहरी। सही उत्तर हो जाएगा जगत विनोद। पद्माकर की रचना जगत विनोद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि यह भी मोतीराम के जैसा, उनके रसराज के जैसा इनका जगत विनोद भी है। पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहकर जगत विनोद नामक 9 रस निरूपक ग्रंथ की रचना की। गंगा लहरी में इन्होंने गंगा का अलंकारों से अद्वितीय अलंकरण किया है। पद्माकर जी को जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके निदान हेतु इन्होंने गंगा लहरी की रचना की। पद्माकर जी का अलंकार ग्रंथ पद्माभरण लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरणों की सरसता के कारण अत्यधिक प्रिय है। पद्माभरण किस लिए प्रसिद्ध है? लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरणों की सरसता के कारण। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा यह शुक्ल जी का कथन है कि अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास का उत्तर मध्य काल के प्रकरण में उन्होंने बताया है। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीतियों का सम्यक समावेश पहले फल आचार्य केशव ने ही किया, किंतु यह प्रवाह केशव के आदर्श को लेकर नहीं बल्कि उनसे 50 वर्ष पीछे एक भिन्न आदर्श के आधार पर हुआ।
साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है और सोचा है और समझा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता में डॉक्टर नगेंद्र ने रसवादी आलोचना दृष्टि परिपक्व होती है। मन इसमें बता रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता में, इसमें रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। रीति काव्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की तथा देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र की रसवादी आलोचना दृष्टि परिपक्व होती है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो किसी न किसी रूप में या परिमाण में श्रृंगार अवश्य मिल जाता है। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनना है। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है। दूसरा है उसकी अंतःप्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनकी आश्रयदाता दोनों के संबंध में समझा जा सकता है। इसमें विकल्प पूछ रहा है कि कौन सा सही है। दोनों विकल्प सही है कि दोनों गलत है, एक गलत है कि दोनों सही। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। इसका एक सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। यह जो आपका प्रश्न है ए और बी दोनों सही है। इस विकल्प में ए भी सही है कि रीतिकाल की कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है। उसकी अंतःप्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनकी आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है। यह दोनों सही है। यही सब इसमें दिया है और यहाँ पर रीतिकाल की विशेषताएं दी हैं। श्रृंगार निरूपण, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रज भाषा की प्रधानता, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण। आगे प्रश्न है भाषा भूषण के रचनाकार हैं। भूषण मतिराम, जसवंत सिंह, पद्माकर। भाषा भूषण किसकी रचना है? रचनाएं छोटी सी लेके बड़ी परीक्षाओं में सब में पूछी जाती है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, पद्माकर। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह हैं। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में मारवाड़ तथा निधन 1688 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार आदि प्रसिद्ध हैं। भूषण शिवराज भूषण, मतिराम ललित ललाम सतसई, पद्माकर गंगा लहरी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरदावली। आगे का प्रश्न है केशव को कठिन काव्य का प्रेत, केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति, राहुल सांस्कृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा डी। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है और उनकी रामचंद्रिका के आधार पर कहा है। केशवदास की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल, वीर सिंह देव चरित्र, रसिक प्रिया, नक्सिक कवि प्रिया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। शुक्ल जी रामचंद्रिका में केशव को, शुक्ल जी मन कहते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है और उनको सर्वाधिक सफलता किस क्षेत्र में मिली है? संवाद योजना में। संवाद योजना की विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में बात से निकालकर संवाद करते हैं, बातों से बात निकालकर। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? 4 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी, 5 शताब्दी, 2 शताब्दी।
सही उत्तर हो जाएगा 2 शताब्दी। रीतिकाल लगभग 2 शताब्दी तक चला था, 1700 से संवत 1700 से 1900 तक। शताब्दी मतलब 100, 200 वर्षों तक चला। आदिकाल संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। भक्तिकाल 1375 से 1700 तक। रीतिकाल 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल संवत 1900 से आगे। रीतिकाल का नामकरण मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। सही उत्तर हो जाएगा अंग दर्पण, डी करेक्ट आंसर। अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है। प्रश्न पूछा था कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, तो अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, यह नायिका भेद ग्रंथ है जो 1737 ईस्वी में लिखा गया। रसलीन का दूसरा ग्रंथ रस प्रबोध है, 1741 ईस्वी में लिखा गया। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था, ये मीर तफैल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। रस प्रबोध 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। रस प्रबोध में रसों का वर्णन है और अंग दर्पण में यह नायक नायिका भेद से संबंधित है और इसमें उपमा उत्प्रेक्षा यह 2 अलंकारों से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, पक्षी विलास। सही उत्तर हो जाएगा डी पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्षों के पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई थी। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह किसका कथन है? बिहारी ग्रामीण संस्कृति नगर के लोगों को चतुर मानते हैं, कहीं अब उन्होंने किसी दोहे में यह वर्णन किया है। तो यह किस आलोचक का कथन है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का यह कथन है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में लिखा है, यही कथन जो प्रश्न में आया है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं कि गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ स्थापना से ही संभव है। डॉक्टर नगेंद्र बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रसिकों के हृदय का घर कहा है। बिहारी सतसईखों। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा रचित लिखित ग्रंथ ललित ललाम कौन सा ग्रंथ है? पिंगल ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। सी सही उत्तर हो जाएगा। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम कैसा है? अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथ फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज,
यह रस निरूपक ग्रंथ है रसराज। अलंकार पंचाशिका अलंकार निरूपक ग्रंथ है। सतसई वृत्ति कौमुदी। आगे डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित खेल करी जाने हुए। ये पंक्तियाँ किसकी है? ठाकुर भिखारी दास, नंददास, घनानंद यहाँ रहेगा, रस खान। यह ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। डेल सी बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जाने हो। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? ठाकुर की है। रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है, तो वे घनानंद को प्रेम के पीर का कवि मानते हैं। देव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि वे आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। भिखारी दास के संदर्भ में कहते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारी है। भिखारी दास के बारे में शुक्ल जी का क्या कथन है कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारी है। आगे काव्य पंक्तियाँ हैं। अति सूधो स्नेह कुमारक है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं है। घनानंद की काव्य पंक्तियाँ हैं। अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये देव की काव्य पंक्तियाँ हैं। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई रीझी हैं रह गए यहाँ पर, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहाने हैं। भिखारी दास की काव्य पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर घनानंद की काव्यिक रचनाएं हैं। अमी हलाहल रस मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत इकबार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? कई कई प्रश्न यही पूछ लेता है कि यह दोहा किस कवि का है। तो अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत इकबार, यह रसलीन का है। उनके किस काव्य कृति से है? रस ग्रंथ, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग दर्पण। यह दोहा अंग दर्पण से लिया गया है। और यहाँ पर ग्रंथ है और उसका बड़े विषय है। यही दिया है कि इनके यह मीर तफैल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण इसमें 1737 ईस्वी अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन। रस प्रबोध 1740 ईस्वी दोहों में रसों का वर्णन। अब यहीं पर हमारा रीतिकाल का यह प्रश्न खत्म होता है। आगे के प्रश्न आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कमेंट ज़रूर करके बताइए कि मैंने इस वीडियो में क्या गलतियाँ की हैं, या आप ये बताइए कि जो इसमें कवियों की जो प्रश्न है, प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मैंने दी है और एक ही कवियों की कई बार विस्तृत व्याख्या दी है, रचनाएं तो कई बार आई हैं। तो आप हमें कमेंट करके यह बताइए कि क्या आपको इस वीडियो में एक कवि की रचनाएं कई बार आई हैं तो आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आप बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको मैं ना रखूँ। अगर जो आपको लगता है कि इसमें जितने भी कवि और लेखक कई बार आए हैं, उनकी रचनाएं कई बार आई हैं, नहीं आनी चाहिए, तो आगे की वीडियो में नहीं रहेगा। लेकिन मैंने इसमें यह सोच के रखा है कि अगर जो एक ही कवि के बारे में आप एक वीडियो में कई बार चीज़ें पढ़ेंगे तो वैसे भी अगर जो आप याद करते हैं तो चीज़ें रटनी पड़ती है। इसमें जब एक से अधिक बार आप वही चीज़ सुनेंगे, देखेंगे,
तो आपको याद हो जाएगा। मेरा बस इसमें रखने का यही उद्देश्य था कि वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाए, बस, और मेरा कुछ उद्देश्य नहीं था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।